रेखा की शादी उसके पापा के दोस्त के आवारा बेटे अशोक से हो गई। रेखा के बाप ने अपना मकान रेखा के नाम कर दिया। अशोक उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उसे मकान का पता चला तो उसने रेखा से कहा कि हम दोनों इस मकान को बेचकर दुबई चले जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हो गई। उसने सारे पेपर्स अशोक के हवाले किए। अशोक ने मकान बेचा, वीज़ा पासपोर्ट बनवाकर रेखा को एयरपोर्ट ले गया और अशोक ने रेखा से कहा कि तुम बैठो, मैं एयरपोर्ट के अंदर ज़रा देख कर आता हूँ। रेखा बाहर बैठी रही। दिन से रात हो गई, लेकिन अशोक जो अंदर गया तो वापस नहीं आया। वहाँ पर किसी आदमी ने जब उसने इतनी देर तक बैठा हुआ देखा तो वजह पूछी। रेखा ने वजह बताई तो उसने कहा कि अशोक नाम का आदमी तो सुबह की फ़्लाइट से ही दुबई जा चुका है। ये सुनकर रेखा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अशोक दुबई पहुंचकर बहुत खुश था। उसके पास रेखा के मकान के पैसे थे, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बैग में तो रेखा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। अभी तक उसने घर के कामकाज को हाथ नहीं लगाया था। सच तो ये था कि उसे ज़्यादा काम की आदत नहीं थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत ज़्यादा नाजों से पली बढ़ी थी। उसका ज़्यादा समय उसके कमरे में ही गुजरता था। वो नॉवेल्स पढ़ने की शौकीन थी और 1 हफ्ते से नॉवेल पढ़कर ही वो अपना वक्त गुजार रही थी, क्योंकि उसका पति अशोक तो सारा दिन घर से बाहर रहता और आधी रात को घर आता तो आते ही सो जाता। रेखा को थोड़े ही दिनों में अंदाज़ा हो चुका था कि अशोक को उसमें कोई ख़ास रुचि नहीं थी। शादी से पहले वो उसके बारे में सुनती आ रही थी कि अशोक आवारा किस्म का लड़का है और सारा दिन बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता। अरे उठो मैडम, अब घर के कामकाज में भी हाथ डालो। 1 हफ्ता हो गया है कमरे में घुसी हुई हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं था? बस ऐसे ही भेज दिया? रेखा मज़े से अपने कमरे में नॉवेल पढ़ रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और उसकी सास रुक्मणी देवी अंदर आई और आते ही जिस अंदाज में कहा तो रेखा चौंक सी गई। उसके हाथ से नॉवेल छूटकर नीचे गिर गई। अब ऐसे मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? अब उठ भी चुको, किचन में बर्तनों का पहाड़ जमा है। मेरे घर में कोई नौकर नहीं बैठे मुंह धोने के लिए। 1 हफ्ते से मैं बुढ़िया काम किए जा रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि बहू की दुल्हनापे के दिन खत्म हो तो वो उठकर घर संभाले, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। रेखा को यकीन नहीं आ रहा था कि वही रुक्मणी आंटी हैं जो उसकी शादी के लिए मरी जा रही थीं और उनके मुंह से हर वक्त फूल झड़ते थे, और आज तो मुंह से आग उगल रही थी। मजबूरन रेखा को उठना ही पड़ा और उठकर किचन में आई तो वहां पर वाकई बर्तनों का पहाड़ जमा था। उसने परेशानी से बर्तनों को देखा। जो भी था, उसे अब रुक्मणी देवी की बात तो माननी ही थी। वो बर्तन धोए जा रही थी कि अचानक से उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। प्लेट गिरने की आवाज़ से फौरन ही रुक्मणी देवी किचन में आ गई तो टूटी हुई प्लेट को की किरचियाँ देखकर उन्होंने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और मुंह खोल के काफ़ी देर तक देखती रहीं। एक तो दहेज में तुम फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई और तुम्हारे बाप ने तुम्हें खाली हाथ भेज दिया, और ऊपर से जो भी मेरे घर का सामान है उसे भी तोड़ फोड़ करने में लग गई हो। रुक्मणी देवी आते ही उस पर बरस पड़ी। एक तो पहले ही उसका छोटा सा दिल था, ऊपर से शादी के पहले हफ्ते में ही सास का ऐसा व्यवहार उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसकी आंटी एकदम से किस तरह से बदल गई हैं। लेकिन आंटी, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आपको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रेखा ने मासूमियत से उन्हीं की कही हुई बात याद दिलाई। लड़के वाले तो ऐसा कहते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई बेटी को खाली हाथ भेज दिया जाए। मैं तो हैरान हूँ तुम्हारे बाप पर कि कैसे उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को बगैर किसी साजो सामान के घर से भेज दिया। हमने तो ऐसे ही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सच में साबित करके दिखाया इस बात को। अब जाओ अपने कमरे में, मेरा नुकसान ना करो, मैं खुद ही धो लेती हूँ बर्तन। रुक्मणी देवी का गुस्सा काबू में ही नहीं हो रहा था। उसने इसी में खैरियत समझी और फौरन अपने हाथ धोए, दुपट्टे से हाथ पोंछे और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। वो काफ़ी देर तक रोती रही। इतने में अशोक आ गया और दरवाज़ा बजाने लगा, क्योंकि रेखा ने दरवाजे में को कुंडी लगा दी थी। रेखा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो अशोक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। रेखा की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कि वो बहुत रोई हो, लेकिन अशोक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो रोए या हंसे, उसे रेखा में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि उसे औरत ज़ात में ही कोई रुचि नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाला इंसान था, जिसकी ज़िंदगी का मकसद शॉर्टकट से पैसा कमाना था। अशोक मेहनत करने का आदी नहीं था। वो बस चाहता था कि कोई ऐसा शॉर्टकट उसे मिल जाए कि उसके हाथ बहुत सारे पैसे आ जाएं, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो और वो एक सेटल ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उसका संबंध एक मिडिल क्लास परिवार से था। ये लोग सिर्फ अच्छा खाते पीते थे, बाकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। अशोक खुद भी किराए के घर में रहता था। खाना लाऊं आपके लिए? रेखा ने अशोक से सवाल किया तो अशोक ने नहीं में सिर हिलाया और बेड पर गिरकर सो गया। रेखा हैरत में थी कि कैसे अशोक को इतनी जल्दी नींद आ जाती है। वो बस बेड पर लेट जाता और वैसी ही खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती।
शायद वो दुनिया से लापरवाह था, उसे ना माँ बाप की परवाह थी, ना ही पत्नी की परवाह थी। अब रोज़ रोज़ कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि रेखा को ताने मिलने लगे थे। दहेज न लाने का ताना तो ख़ास उसके साथ जुड़ गया था, ना उसे ठीक से खाना बनाना आता था, ना घर के कामकाज आते थे। रेखा लड़कपन में थी जब उसकी माँ मर गई थी। इसके बाद रेखा के पापा ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी और रेखा उनकी मोहब्बत की निशानी थी। इसी वजह से रेखा को ज़्यादा कामकाज नहीं आता था। उसके घर में एक औरत थी जो सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करती थी। रेखा के घर की हालत अशोक के घर के हालात से काफ़ी अलग थे। रेखा अपनी सास के तानों से तंग आ गई। वो अपने बाप से ये सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आज उसने इरादा कर लिया था कि वो अपने पापा से सवाल करेगी कि आखिर उसे दहेज क्यों नहीं दिया। वो शाम को अपने पापा की तरफ चली गई तो उसके पापा उसे देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खुश नहीं है। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम शादी के बाद अपने ससुराल में खुश नहीं हो? रेखा ने कहा कि पापा मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, आपने मुझे खाली हाथ ससुराल भेज दिया और अब मुझे ताने मिल रहे हैं। रेखा की आंख भर आई थी ये बात करते हुए। कोई भी लड़की अपने ससुराल की हालात अपने माँ बाप को बताना नहीं चाहती, लेकिन रेखा बहुत मजबूर हो गई थी यह सब कहने के लिए। लेकिन बेटा वीरेंद्र और भाभी ने खुद मना किया था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अरविंद जी ने परेशानी से कहा, पापा उन्होंने तो कह दिया था, लेकिन आपको तो ख्याल करना चाहिए था। मुझे बुरा लग रहा है, लड़कियां अपने साथ क्या कुछ नहीं लेके जाती ससुराल में, और मैं खाली हाथ कुछ जोड़ों समेत वहां चली गई। रेखा ने और शिकायत की। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं भेजा है, बल्कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैं अभी इस बारे में तुम्हें और तुम्हारे पति को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम शिकायत कर रही हो तो मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। ऐसा कहकर अरविंद जी अपनी जगह से उठे और अलमारी खोली और ड्रॉर से एक फ़ाइल निकाली और रेखा के सामने रख दी। रेखा ने जब वो फाइल खोलकर देखी तो हैरान रह गई। बेटा, मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि अपना ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा है, ये घर तुम्हारे नाम करके, और मैं चाहता हूँ कि तुम और अशोक किसी घर में रहो मेरे साथ। लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तो इसलिए मैंने ये बात नहीं की, वरना वीरेंद्र और भाभी समझेंगे कि मैं उनके बेटे से उन्हें अलग कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। रेखा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। वाकई जो उसके पापा ने उसे दिया था वो बहुत ज़्यादा था। आज तक परिवार में किसी भी लड़की को दहेज में घर नहीं मिला था। लेकिन पापा, आप तो हमेशा से कहते आए हैं कि ये घर किराए का है, हमारा अपना नहीं है। रेखा ने हैरत से सवाल किया। बेटा, ये घर किराए का ही था। जब हम इसमें आए थे तो मैंने किराए पर ही लिया था। फिर मुझे ये घर बहुत अच्छा लग गया और मैंने और तुम्हारी माँ ने पैसे जोड़ जाड़ कर मकान मालिक से बात की और मकान मालिक की कोई भी कुछ मजबूरियाँ थी, उसने कम कीमत में ये घर हमें बेच दिया। लेकिन हमने किसी को ये बात नहीं बताई। जब ऐसी बातें परिवार में फैलती हैं तो परिवार वाले नज़र लगा देते हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस घर के बारे में किसी को भी ना बताऊं, क्योंकि तुम्हारी माँ के मुताबिक परिवार की औरतें नज़र लगाती हैं, जिसकी वजह से घर के लोगों पर मुसीबत आती है। वो बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। इसी वजह से मैं चुप था, लेकिन आज मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी परेशानी देखते हुए। अब इसका मतलब ये घर जिसमें मैं बचपन से रह रही हूँ, जो मुझे बहुत प्यारा है, ये हमारा अपना है? हमारा नहीं बेटा, अब ये तुम्हारा और है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। बस मैं चाहता था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इसी घर में रहो, तुम और अशोक मेरे साथ रहो। मैं जानता हूँ अशोक तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए इसके अलावा और कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। और वीरेंद्र ने बहुत ज़िद की तो मैं मना ना कर सका। मैंने सोचा कि इस उम्र में तो लड़के ऐसे ही होते हैं, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो वो समझदार हो जाते हैं। अशोक भी समझदार हो जाएगा। तुम्हारा रिश्ता बाहर करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बाहर बहुत धोखाधड़ी होती है। अरविंद जी ने बेटी से कहा तो वो संतुष्ट होकर घर वापस आ गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी के अभी अपनी सास को बता दे कि उसके बाप ने उसके लिए इतना बड़ा घर दहेज में दिया है। रेखा फाइल भी अपने साथ उठाकर लाई थी। हालांकि अरविंद जी ने उसे मना किया था ये सब करने के से, लेकिन रेखा को अपनी सास को बस दिखाना था कि उसके बाप ने उसे इतना कुछ दिया है। जब वो फाइल लेकर घर में आई तो घर में रुक्मणी देवी, उनके पति और अशोक बैठे खाना खा रहे थे। रेखा को देखकर हैरत हुई कि कभी भी अशोक को उसने घर वालों के साथ खाना खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज रेखा मायके चली गई तो वो घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। इतनी देर लगा दी बाप के घर में, ज़रा एहसास नहीं कि बूढ़ी सास खाना बना रही हैं, कामकाज कर रही हैं, थोड़ा सा हाथ ही बटा लूं। मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी तो मैं जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मेरी तो जिम्मेदारियों में तुमने बढ़ोतरी कर दी है। रेखा जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो रुक्मणी देवी ने तानों के तीर बरसाए। रेखा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ सारा दिन काम करती रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं और तुम कमरे में बंद रहती हूँ।
रहती हो? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? शादी को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अब तो तुम्हें घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। पहली बार अशोक ने उससे थोड़ी लंबी बात की थी और वो भी ऐसी कड़वी बात की थी कि रेखा का दिल कटकर रह गया था। तुम दोनों आते ही इस बेचारी पर बरस पड़े हो, इसे सांस तो लेने दो, पानी पीने दो, खाना खाने दो। आओ रेखा, बेटा बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। रेखा के ससुर और अंकल वीरेंद्र जी ने कहा। एक उसके अंकल ही थे जो उसका इस घर में ख्याल रखते थे। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाकर आई हूँ, रेखा ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रुक्मणी ने पीछे से आवाज़ दी, बात सुनो, रुको, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? फाइल देखकर उन्हें जिज्ञासा हुई। इस फाइल में मेरे पापा के घर के पेपर्स हैं, उन्होंने अपना घर दहेज में मेरे नाम कर दिया है, रेखा ने जताने वाले अंदाज में कहा। कैसा घर? कौन सा घर? तुम्हारे बाप के पास तो कोई घर ही नहीं है, वो तो इतने सालों से किराए के घर में रह रहे हैं, रुक्मणी देवी ने हैरत से पूछा। उसे लगा रेखा झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ अशोक का मुंह खुला रह गया था। दहेज में घर का नाम सुनकर रेखा ठीक कह रही है, अरविंद ने पहले ही मुझे इस बारे में बता दिया था कि जिस घर में वो रहते हैं वो घर किराए का था, लेकिन उन्होंने बाद में वो घर खरीद लिया था, रेखा के नाम कर दिया है। रेखा का ससुर ने कहा। अच्छा, तो आपको पता था इन सब के बारे में? आपने मुझे बताया ही नहीं। रुक्मणी ने अपने पति से शिकायत की। हर बात बताने का एक टाइम होता है, मैंने सोचा समय आने पर तुम लोगों को भी बता दूंगा, वीरेंद्र जी ने कहा। दिखाओ फाइल, अशोक ने हाथ बढ़ाकर रेखा से फाइल लेनी चाहिए तो रेखा ने फाइल अशोक के हाथ में पकड़ा दी। अशोक तो फाइल देखकर हैरान रह गया। वो घर वाकई रेखा के नाम पर था और इसकी कीमत 60-70 लाख थी। चलो, तुम थक गई होगी, जाके कमरे में आराम करो, ये फाइल मुझे दे दो, तुमसे इतनी बड़ी फाइल संभाली नहीं जाएगी, मैं संभाल कर रखूंगा इसे। अशोक का व्यवहार एकदम से नरम पड़ गया था, लेकिन रेखा को अपने बाप की बात याद थी। ये फाइल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, रेखा खुद इसे संभाल कर रखे। नहीं, मैं खुद इसे संभाल कर रखूंगी, पापा ने कहा है कि ये गुम हो जाएगी, इसलिए मैं अपने पास इसे रख लूँ, रेखा ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अच्छा, तो वीरेंद्र जी, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। मैं सोच रही थी कि आप अपने कंगाल दोस्त की बेटी को अपने बेटे से क्यों ब्याहना चाहते हैं। आपने तो बड़ा खेल खेला है, यानी आपको पता था कि अरविंद जी ने यह घर रेखा के नाम कर दिया है और तभी आपने कहा कि रेखा की शादी क्यों ना अशोक से कर दी जाए ताकि ये घर हमें मिल जाए। आप मुझे पहले ये बात बता देते तो मैं इस लड़की के साथ सख्ती ना करती। बिला वजह मैंने कल इसे बातें सुना दी और आज भी। रुक्मणी का मूड अच्छा हो गया था, इसलिए तो कहता हूँ कि तुम कमअकल हो, बातों को नहीं समझती, वीरेंद्र जी ने खाना प्लेट में डालते हुए कहा। दूसरी तरफ अशोक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सब घर वालों का व्यवहार रेखा के साथ पूरी तरह से बदल चुका था। सब उसका ख्याल रखने लगे थे। रुक्मणी देवी जो कल तक कामकाज की शिकायत कर रही थी, आज खुद ही रेखा की सेवा में लग गई थी। सुबह सुबह उसे नाश्ता देती थी और उसे उसके कमरे में ही चाय खाना पहुंचा देती थी, लेकिन रेखा सादा सी मासूम लड़की थी, इनकी चालाकियों को नहीं समझ सकी। वो बस संतुष्ट थी कि उसने सास को जता दिया है कि वह दहेज में घर लेकर आई है। अशोक का व्यवहार तो बिल्कुल बदल गया था। वो आए दिन उसके लिए चीज़ें लेकर आता, कभी पकौड़े, समोसे, जलेबी, तो कभी आइसक्रीम लेकर आता, कभी उसे खाने का पर बाहर लेकर जाता। अशोक दोस्तों से उधार लेके रेखा की सेवा में लगा हुआ था। मासूम सी रेखा को यह मामला समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो मिठाई लेकर आया और दरवाज़ा बंद करके रेखा के सामने आया और कहने लगा कि रेखा, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि घर में किसी और को नहीं बताओगी। खुशखबरी का सुनकर तो रेखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने समय बाद उसे पति का प्यार नसीब हो रहा था और अब खुशखबरी भी वो सुनाने वाला था। ना जाने क्या खुशखबरी थी। रेखा ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप बताइए क्या बात है। अशोक ने कहा कि मुझे दुबई में एक नौकरी की ऑफ़र हुई है और बहुत अच्छी नौकरी है। मैंने सोचा है कि मैं और तुम दोनों दुबई जाकर सेटल हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। दुबई का सुनकर तो रेखा वाकई बहुत खुश हो गई थी। उसे इंडिया से बाहर जाने का बहुत शौक था। पति के साथ जाने का तो सोचकर उसे खुशी हो रही थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात छुपाने वाली तो नहीं है। ये बात तो सबको बताने वाली है कि आपको कामयाबी मिल रही है। रेखा ने खुशी से कहा। नहीं, तो मेरी बात समझ नहीं रही हो। यहाँ पर कोई किसी को खुशी नहीं होती। अगर किसी को पता चला कि हम दुबई जा रहे हैं तो लोग रोड़े अटकाने शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि परिवार की औरतें जलन में आकर जादू टोना भी करती हैं ताकि किसी और को तरक्की ना मिले। अशोक ने कहा तो रेखा को उसकी बात समझ में आ गई। ये तो उसने नोट किया था कि इस परिवार में कोई भी किसी की कामयाबी पर खुश नहीं होता, लेकिन अशोक, हमें आपके माँ बाप और मेरे पापा को तो बताना चाहिए ना कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। रेखा सोच में पड़ गई। वो बोला नहीं, नहीं, मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। हम दोनों खामोशी से दुबई चले जाएंगे और फिर वहाँ से वीडियो कॉल करके सबको सरप्राइज़ देंगे कि हम दोनों दुबई पहुँच गए हैं। अशोक ने कहा तो रेखा ने उसकी बात मान ली
और इस बात को गुप्त ही रखा, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके पति का हुक्म ही सब कुछ होता है। और वो तो खुश थी कि उसका पति उसका इतना ख्याल रख रहा है। एक दिन रेखा ने देखा कि अशोक बहुत परेशान है, तो उसने वजह पूछी। तो अशोक ने बताया कि दुबई जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे पैसे लगने हैं, हम दोनों का वीज़ा पासपोर्ट सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पैसे कहाँ से जमा करूँगा। अशोक ने परेशानी से कहा, कितने पैसे चाहिए आपको? रेखा ने सोचा कि वो अपने पति की मदद करे। ये कुछ हज़ारों की बात नहीं है, लाखों की बात है। बाहर जाने के लिए मेरे पास कम से कम 5 लाख होने चाहिए। 5 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है, आप कहाँ से लाएंगे? 5 लाख रुपए का सुनकर रेखा परेशान हो गई। रेखा, अगर तुम मेरी परेशानी नहीं देख सकती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुम्हें मेरे लिए कुर्बानी देनी होगी। बहुत, बताओ क्या तुम मेरे लिए कुर्बानी दे सकती हो अपनी प्यारी चीज़ की? अशोक ने चालाकी से कहा। आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, रेखा ने पूरे जोश और जज्बे से कहा। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हारी जान लेके मैं क्या करूँगा? अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो उस घर की फाइल मेरे हवाले कर दो, मैं उस घर को गिरवी रख कर उधार ले लूँगा, और जैसे ही दुबई से पैसे कमा कर वापस आऊँगा तो फिर वो उधार अदा कर दूँगा। तुम्हें तो पता है ना कि दुबई में मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन इस बात की खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पापा को भी नहीं। बस मुझे तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा घर बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसे गिरवी रख कर थोड़ा सा उधार बैंक से ले लूँगा, और जल्द ही दुबई जाने के बाद वो उधार चुका दूँगा। अशोक ने एक ही सांस में कहा। तो रेखा सोच में पड़ गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, मैं भी उस घर को बेचने को हक में नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ये उधार चुका पाएंगे और घर को गिरवी रखने के बाद छुड़वा पाएंगे, तो मैं भी आपके हवाले पेपर्स कर देती हूँ, और जहाँ चाहेंगे मैं सिग्नेचर भी कर दूंगी। रेखा की आंखों में अशोक के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसने अशोक के हवाले पेपर्स कर दिए, और जैसा जैसा अशोक कहता गया वैसा वैसा वो करती गई। उसे पता नहीं था कि अशोक उसका घर बेच रहा है। वो समझ रही थी कि वो घर सिर्फ गिरवी रखकर उधार ले रहा है, बाद में चुका देगा। उसने चालाकी से उसका घर बेच दिया, उसका पासपोर्ट बनवाकर उसे ये जाहिर किया कि उसे अपने साथ लेके जा रहा है, और रेखा भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी। वो दोनों एयरपोर्ट के लिए खामोशी से घर से निकल गए। रेखा एयरपोर्ट पर गई तो अशोक ने रेखा से कहा कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा अंदर देख कर आता हूँ, और ये सामान भी मुझे अंदर जमा करवाना होगा, तुम मेरा इंतज़ार करो। अशोक सामान लेकर अंदर चला गया और फिर बाहर नहीं आया। पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि रात हो गई। अब वो परेशान बैठी हुई थी, उसका अशोक से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। वो अपना मोबाइल भी लेकर नहीं आई थी, अशोक ने उसे मोबाइल लाने से मना किया था। वहाँ पर ही एयरपोर्ट के किसी आदमी ने इतनी देर तक उसे बैठे हुए देखा तो उसे वजह पूछी। उसने कहा कि मेरा पति मुझे दुबई लेकर जा रहा है, वो सुबह का कह के गया है कि सामान जमा करवा कर आता है, मगर अभी तक वापस नहीं आया, और मैं परेशान हूँ। मैं घर वाले से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कांटेक्ट करने से मना किया है। आप ज़रा पता करें कि मेरा पति कहाँ है। रेखा ने उस आदमी से कहा तो वो सारी मालूमात लेने अंदर गया, और थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो परेशान सा था। रेखा ने उससे पूछा तो उस आदमी ने कहा कि बहन, तुम्हारा पति तो तुम्हें धोखा देकर दुबई चला गया है। सुबह की फ़्लाइट से ही, तुमने जो नाम बताया है और जो तफसील बताई है, अशोक नाम का ही एक आदमी सुबह की फ़्लाइट से दुबई चला गया है। ये सुनकर तो रेखा के सर पर आसमान गिर गया था। अब वापस जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो ससुराल जाने के बजाय अपने घर चली गई। वहाँ पहुंची और सारी बात अपने बाप को बताई तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी, उसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने घर गिरवी नहीं रखा बल्कि ये घर बेच दिया है, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही मालूम हुआ है। ये सुनकर रेखा रोने लगी, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। जबकि पापा ने कहा कि बेटी, रोने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा पति भी चला गया और तुम्हारे पैसे भी चले गए। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे पति ने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ अशोक जब दुबई पहुंचा तो उसने सारा सामान खोल कर देखा। उसके अंदाजे के मुताबिक रेखा ने जिस बैग में पैसे रखे थे, उसने फ़ौरन से वो बैग खोला। उसे डर भी था कि कहीं एयरपोर्ट पर पकड़ा ना जाए इतने सारे पैसे ले जाने की वजह से, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कपड़ों के सिवा कुछ ना था। एक एक करके उसने सारे बैग खोल कर देखे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। वो परेशान हो गया, उसे देखा पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है, पता नहीं उसने पैसे कहाँ रखे। फिर रेखा के पापा उससे कह रहे थे कि बेटा, तुमने नादानी की, अपने पति को भी गवा दिया और पैसे भी गवा दिए। तो रेखा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि पापा, मैंने पति को तो गवा दिया है, लेकिन पैसे नहीं गवाए। पहले मैंने अशोक के कहने पर बड़े वाले बैग में के अंदर पैसे रखे थे, फिर मुझे ना जाने क्या सूझी कि वो पैसे मैंने सारे अपने पर्स में रख लिए। वो सारे पैसे मेरे पर्स में ही मौजूद हैं। रेखा ने पर्स खोलकर जब अपने बाप को पैसे दिखाए तो उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि भगवान ने मदद कर दी, उस धोखेबाज इंसान के हाथ कुछ नहीं आया। अब वो तुमसे संपर्क भी करेगा तो किस मुंह से करेगा।
वो वहाँ चला तो गया है, लेकिन अब वहाँ पर कौड़ी कौड़ी का मोहताज होगा, क्योंकि पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। पैसे तो तुम्हारे पास हैं। अशोक वाकई वहाँ जाकर कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया और फिर चोरी चकारियाँ करने लगा, यहाँ तक कि जेल चला गया। रेखा के पापा ने अपने दोस्त को उसके बेटे के कारनामे बताए और किसी तरह दुबई संपर्क करके रेखा को तलाक दिलवा दी। उस धोखेबाज आदमी से रेखा के पापा ने अच्छा लड़का देखकर रेखा की दोबारा शादी करवा दी। उन्होंने सोचा था कि ये अपने हैं, धोखा नहीं देंगे, लेकिन अपनों ने उन्हें धोखा दिया। अब उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा था और जिस लड़के से उन्होंने रेखा की दोबारा शादी करवाई थी, वो लड़का बहुत ही अच्छा था। रेखा सोच रही थी कि शुक्र है कि वो बड़े नुकसान से बच गई और उसके पैसे भी बच गए और उसे धोखा देने वाला आज दुबई की जेल में सड़ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।